अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इससे पहले हमने एक सिलसिला शुरू किया है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने का। मुख्तसर वीडियोज़ हैं। पिछली वीडियो अगर किसने नहीं देखे हैं तो वो मेहरबानी करे वो देखे ताकि शुरू से आपको समझ आए। तो आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस चीज़ को अगर आपने समझना है तो वर्ड को और से देखें कि ये वर्ड किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है और इसका क्या मकसद मतलब क्या हो सकता है। सिर्फ मीनिंग इसमें अंदर क्या है फिर आपको फिर समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपने ये समझना है कि लफ्ज़ किस चीज़ की तरफ इशारा करता है। मसलन ये देखिए, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये ऐसा कोई चीज़ होने वाला है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। और न्यूक्लियस को उर्दू में मरकज़ा कहा जाता है। एक वो होता है एटम। तो एटम में दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट, जिसमें सेंट्रल पार्ट होता है, ये सेंट्रल पार्ट है ऑफ एन एटम। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें होते हैं प्रोटॉन जिसका सिंबल है P पॉजिटिव, और होता है इसमें न्यूट्रॉन इन नॉट जिस पे चार्ज नहीं होता। तो ये दो पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम है। और एक दूसरा पार्ट एटम का होता है, वो होता है शेल्स, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन भी हम उसको कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो इससे पहले केमिस्ट्री और जो केमिस्ट्री है, जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के ब्रांचेज जिसने हमने पढ़े, बायो केमिस्ट्री, वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। किस चीज़ के साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो रिएक्शन उसमें किस तरह होते हैं? तो रिएक्शन वो हम इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड बना के, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं आयोनिक बॉन्ड बना के। तो इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में, इस न्यूक्लियस का एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ ये रहो कि इलेक्ट्रॉन को ये पोजीशन पे रख देता है, अपनी पोजीशन में मेंटेन करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये रोल है। बाकी रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं है न्यूक्लियस का एक अपना केमिस्ट्री है, एक अपना इसका फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका एक अपना केमिस्ट्री है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम वैसे अच्छा ये भी समझने की कोशिश करें। पिछले सेकंड लेक्चर जो हमारा था, सेकंड लेक्चर, उसमें हमने कहा था कि वो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर का कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, उसके मुतालिक लॉज और ये रिएक्शंस वगैरह जो करते हैं, चेंजेस जो आते हैं मैटर में, ये चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अभी ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसमें हम न्यूक्लियस का कंपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं वो पढ़ते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियस के साथ जो रिलेटेड लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, चेंज अकर इन न्यूक्लियस, इन लॉज रिलेटेड विद न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो 5 चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में।
एक हम पढ़ते हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करें, हम इसको समझते हैं सही तफसील के साथ हम समझे फिर काफ़ी आसान होगा। तो इसमें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड हम पढ़ते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं चेंजेस अकर इन न्यूक्लियस, चेंजेस अकर इन न्यूक्लियस, और साथ में हम पढ़ते हैं लॉज रिलेटेड विद न्यूक्लियस। अच्छा जी, तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में हम ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस किस चीज़ से बना है, बनावट पढ़ते हैं न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस बना है दो चीज़ मेनली, जो पार्टिकल हमको, वो पार्टिकल जो एवरी टाइम एग्जिस्टेंस होते हैं, और जो केमिस्ट के लिए, एक केमिस्ट के लिए उसके मुतालिक, उनके मुतालिक जानना ज़रूरी हो, तो वो दो है। एक होता है प्रोटॉन जिसका सिंबल है P पॉजिटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इसका सिंबल है N0, इस पर कोई चार्ज नहीं है, स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये न्यूक्लियस का कंपोजिशन है कि न्यूक्लियस प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन। अभी एटम एलिमेंट तकरीबन 118 एलिमेंट है, इस जिसमें 92 तो नेचुरल है। तो इन 92 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तादाद अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो जिन एटमों से बना है उनमें एक प्रोटॉन होता है एटमों में। इस तरह हीलियम में दो न्यूट्रॉन होते हैं। यूरानियम का 92 है एटॉमिक नंबर, तो इसमें 92 प्रोटॉन्स है, 92 प्रोटॉन्स है। इस तरह न्यूट्रॉन का तादाद भी अलग अलग होता है सब में से। ऐसा कोई एटम नहीं है दुनिया में जो कि मुख्तलिफ हो और एक जैसे प्रोटॉन हो। प्रोटॉन तो हर एक में अलग अलग होंगे, न्यूट्रॉन होते हैं एक जैसे, बाज़ होते हैं जिसमें एक जैसे न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं कि अच्छा ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किस तरह अरेंज है, कौन से स्पोर्स है। ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक एटम में ज़्यादा प्रोटॉन, एक प्लूटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में, बाकी हीलियम में 2 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, यूरानियम में 92 प्रोटॉन। तो ये किस तरह, ये 92 प्रोटॉन या 8 प्रोटॉन किस तरह न्यूक्लियस में इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि इसमें रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव कोलम्बिक फोर्स है, रिपल्शन करते हैं, क्यों। तो इसमें ये है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में यही पढ़ते हैं कि किस तरह प्रोटॉन अरेंज हुए। तो प्रोटॉन के प्रोटॉन टू प्रोटॉन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम ही डिस्टेंस पर बिलियंथ ऑफ मीटर के फासले पे, बिलियंथ ऑफ मीटर के फासले पर जब हो न्यूक्लियस, या जो बहुत कम फासले पे हो ये पार्टिकल, इस तरह पार्टिकल्स, तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो प्रोटॉन को प्रोटॉन रिपल्शन से बचाते हैं। और इसके अलावा न्यूट्रॉन इसके दरमियान फंस जाते हैं, न्यूट्रॉन आपस में आ जाते हैं इसके दरमियान, जो कि प्रोटॉन। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसा फोर्स है जो कि सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद होता है, प्रोटॉन टू प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन भी होता है। तो इस वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्शन नहीं करते। अच्छा, तो स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह अरेंज है। अच्छा, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन शेल में किस तरह अरेंज होता है, इन द सेम वे न्यूक्लियोनिक कन्फिग्रेशन, इस पर बाकायदा मॉडल, न्यूक्लियर शेल मॉडल्स, इस तरह बहुत से मॉडल्स हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह अरेंज है, इसकी अपनी अपनी जगह हैं। जब न्यूक्लियर फिजिक्स में जाओगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जाओगे, पार्टिकल फिजिक्स में,
तो ये काफ़ी चीज़ें फिर समझ आ जाएगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का साख्त क्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह अरेंज है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स आर नथिंग, दे आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन आर दोज स्पीशीज व्हिच लिव इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो रहने वाले होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में जो रहने वाले होते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस का क्या मतलब कि न्यूक्लियस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसका रेडियस कितना है। अच्छा, इसका रेडियस ये भी नोट करें, इसका तकरीबन जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो रेंज करता है 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर, जो कि बहुत कम होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस का मास कितना होता है, डेंसिटी। अच्छा, दुनिया में सबसे डेंस चीज़, दुनिया में सबसे डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी रखने वाला न्यूक्लियस होता है, क्योंकि पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो मास इनका होता है काफ़ी कम डिस्टेंस में। ये कितना कम डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जमा हो गए। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, डेंसिटीज का क्या है, ये किस तरह लगता है, साइज क्या है इसका, सब कुछ इसमें पढ़ते हैं। बहुत सी चीज़ और भी होते हैं प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस। बस न्यूक्लियस ऐसे होते हैं कि स्टेबल होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो तादाद है, वो आपस में तकरीबन इक्वल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो तकरीबन 1 के बराबर होता है। इट्स मीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तादाद बराबर होता है। तो इस न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। जब ये रेशियो ज़्यादा हो या कम हो तो वो अनस्टेबल होते हैं। एक तो वो 83 से लेकर आगे जितने हैं, बिस्मत 83 पे है मेरे ख्याल में, बिस्मत से आगे लेकर जितने हैं वो अनस्टेबल है। और जो अनस्टेबल हैं उन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस का, अच्छा न्यूक्लियस देखिए, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपके साथ, मैं फिर टॉपिक की तरफ आऊँगा, ये आप अपने साथ याद रखिएगा। ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इसके आखिर में यूएस आया है, यूएस। और जहाँ भी न्यूक्लियस की तरह, जहाँ भी यूएस आ जाए नाउन में, इस तरह नाउन हो जहाँ यूएस आ जाए, तो यूएस को फिर हटाओ, इधर आई लगाओ, तो ये फिर प्लूरल बन जाते हैं इसका, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। इन द सेम में आप रेडियस को देखिए, रेडियस में ये यूएस हटाओ, यहाँ आई लगाओ, तो ये रेडियाई, ये इसका प्लूरल है। इन द सेम में ब्रोंकस, तो इसकी यूएस हटाओ तो ये क्या बन जाता है, ब्रोंकाई। इन द सेम में अल्वियूलस, यूएस हटाओ, अल्वियूलाई बन जाता है। एक और ये पंगस देख ले, पंगस एक पंजाई, पंगस, जब यूएस हटाओगे तो बन जाता है पंजाई। तो पंजाई क्या है, प्लूरल है पंगस का। तो ये एक रूल आप अपने साथ नोट कर दीजिए कि जहाँ भी यूएस के साथ, यूएस जिस वर्ड नहीं, जो वर्ड हो, मीन्स जो भी नाउन हो, उसमें अगर यूएस आ जाए तो ये कोलिया आमतौर पर है कि यूएस को हटा दो, उसको ड्रॉप कर दो, उसके जगह आई लगा दो, तो फिर उसका प्लूरल बन जाता है। अच्छा, तो न्यूक्लियाई में या न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, उनसे एमिशन ऑफ रेडिएशन होते हैं, उनसे रेज एमिट होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनते हैं, कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग साथ में निकल जाते हैं, रेज निकलते हैं। एक न्यूक्लियस में जब चेंज आता है तो इससे रेज निकलते हैं, 3 किस्म के रेज निकलते हैं। अल्फा रेज, अल्फा लिख देता हूं,
अल्फा रेज बीटा रेज एंड गामा रेज। अभी तो इसको तफसील से समझने की वो टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा याद रख, इसका सिंबल है अल्फा, इस तरह डबल पॉजिटिव चार्ज, और एक गेमा नहीं, इसका बीटा, बीटा का बीटा इस तरह नेगेटिव, और ये गेमा, ये रेडियस इसका सिंबल है। तो ये तीनों क्या हैं? रेज हैं जो न्यूक्लियस से निकलते हैं। इसमें ये अल्फा और बीटा पार्टिकल नेचर रखते हैं। ये अल्फा जो है इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्चुअली में ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ये हीलियम ही होता है, बस हीलियम। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर इसका 4 होता है। इन द सेम वे अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा रेज है या अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इसमें होते नहीं। और बीटा पार्टिकल, बीटा रेज या बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल एक नेगेटिव पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में, इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, सब कुछ इलेक्ट्रॉन, बस ये इसको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस से निकलता है। और गामा रेज रेडिएशन होता है, जिस तरह एक्सरे हमारे साथ होता है, इस तरह हमारे साथ वो कॉस्मिक रेज, इन द सेम गामा रेज जो सन से भी होते हैं, इस पे ये रेज होते हैं, वेव्स होते हैं, इस पार्टिकल नेचर नहीं रखते, इसलिए। अच्छा, तो इसमें चेंज किस तरह, न्यूक्लियस में किस तरह चेंज आते हैं, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर इसको मिटाना चाहता हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले ले और इसको नोट कर ले। अच्छा जी, अब ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये क्या है? हमारे साथ एक यूरेनियम है, यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 92, और इसका मास नंबर है, मास नंबर इसका है 238। इससे जब अल्फा निकलता है, अल्फा मीन हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, तो इस पे 2 प्रोटॉन और 4 इसका मास नंबर होता है, 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो एक एलिमेंट और बनेगा, तो इसका 2 तो ये कम होगा, तो ये 90 आ जाएगा, और ये 4 ये कम होगा, तो आ जाएगा कितना? 234। तो ये एलिमेंट बनेगा। और ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? ये कोई और चीज़ नहीं है, ये थोरियम है असल में। क्या होता है? थोरियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर। तो ये हीलियम अल्फा पार्टिकल इससे निकला, तो ये यूरेनियम का न्यूक्लियस जिसमें बाहर में प्रोटॉन, इसमें चेंज अकर हो गया, चेंज अकर न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते, तो ये न्यूक्लियस में चेंज आ गया, तो ये क्या हो गया? तो ये 90 बन गया, न्यूक्लियस का, यूरेनियम का न्यूक्लियस चेंज हो गया। इस तरह चेंज होता है, चेंज होता है, इससे बनता है लिड, बनता है इससे लिड बनता है, लिड। यूरेनियम जो होता है ये रेडिएक्टिव होता है, इससे लिड बनता है, चेन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इन द सेम और भी इस तरह बीटा निकल जाए, तो बीटा निकल जाए, मसलन इससे मैं बीटा निकाल लेता हूँ। जब इससे बीटा निकलता है तो ये एक्स बन जाएगा, एक्स, तो ये एक ज़्यादा हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 91, और ये यही की रहेगा, और साथ में बीटा नेगेटिव निकलेगा। तो ये क्या हुआ? इसमें न्यूट्रॉन जो थे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए। न्यूट्रॉन इसमें, प्रोटॉन तो ऐसे भी 92, प्रोटॉन तो 90 है, तो क्या हो गया? जब बीटा निकलते तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं होता, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बराबर है, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना, प्रोटॉन तो ज़्यादा हो गए, 91 हो गए, और न्यूट्रॉन कम हो गए। न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन तो इसे, इसका मास नंबर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जमा है, तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गए, न्यूट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो वही 234 रहेगा, और एक बीटा निकलेगा। इस पे मास, इसका एटॉमिक नंबर नहीं होता, 0 होते, और मास नहीं, इसका एटॉमिक नंबर माइनस होता है, और ये चार्ज इसका 0 होता है, एटॉमिक नंबर इसका माइनस होते हैं, -1।
ठीक है। और इसके साथ लॉज रिलेटेड विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ जो लॉज रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल एक लॉ हमने पढ़ी है आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन का जो इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, जो ये इक्वेशन है E=mc²। तो ये क्या है, एक लॉज है जो रिलेटेड है विद न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो काफ़ी करीब होते हैं, तो इतने करीब जब आते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होता है, बिल्डअप होता है। जब वो न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिल्डअप होता है तो इसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करने के लिए, इसको आपस में रखने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है, एक एनर्जी की ज़रूरत है। जब ये बॉन्ड होते हैं तो इसमें फोर्स, एक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से फोर्स डेवलप होता है, और जब भी फोर्स डेवलप होता है नेचर में तो उधर एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए अगर आप कहीं भी कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि आप ये बताइए कि मेरे साथ 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, इनका अलग अलग मैं मास कर देता हूँ, नाप लेता हूँ, और जब एक न्यूक्लियस में ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जमा होते हैं तो इसका न्यूक्लियस का मास कर देता हूँ, तो किस चीज़ का मास ज़्यादा होगा? तो याद रखिएगा हमेशा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होगा बनिस्बत न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि जब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आपस में न्यूक्लियस में करीब हो जाते हैं तो इसका मास कम हो जाता है, ये बाइंडिंग एनर्जी में तब्दील होते हैं, तो ये बाइंडिंग एनर्जी में तब्दील होते हैं। तो याद रखिए इस तरह बहुत से लॉज है जो न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है, मॉडल्स वगैरह है जो न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है, वो हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इन द सेम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजेज है। फॉर एग्जांपल कार्बन डेटिंग का नाम आपने सुना होगा कि एक लकड़ी का वो शाख है, वो काफ़ी पुराने सालों का है, कभी बेरिड मिल गया, उसका हम साइंटिस्ट लोगों क्या करते हैं, इसका डेटिंग करते हैं कितना पुराना है, किसी की हड्डी वगैरह। शर्ड ऑफ तरिन का नाम आपने सुना होगा। ये एक शर्ट मिला था कि पुराने ज़माने में लोगों का इस पर वो काफ़ी बहस चल रहा था कि ये ईसा अलैहिस्सलाम का है, लेकिन जब ये इसका पता चला, इसका डेटिंग हुआ, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम से बाद की वो शर्ट थी, वो उस ज़माने के साथ मैच नहीं करती, तो वो कन्फ्यूजन फिर ख़त्म हो गया। इन द सेम वे कार्बन डेटिंग, इसके अलावा ये पता लगाते हैं साइंटिस्ट लोग कि ये ज़मीन कितनी पुरानी है, तो इसमें यूरानियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग के साथ क्या करते हैं, तो कार्बन का तकरीबन 5730 ईयर हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ वो ज़िंदगी होती है जिसमें एक रेडिएक्टिव मटीरियल हाफ हो जाता है। मसलन 10 ग्राम कार्बन है तो 10 ग्राम से 5 ग्राम कब बनता है रेडिएक्टिव कार्बन 14 अगर हो, तो ये क्या होता है, तो 5730 साल गुजर के ये बनता है 5 ग्राम। तो ये जो ज़िंदगी गुजरा, जो वक्त गुजरा, जो टाइम लगा हाफ होने में, इसको कहा जाता है हाफ लाइफ। इन द सेम वे यूरानियम का हाफ लाइफ है 4.5 बिलियन ईयर, 4.5 बिलियन ईयर, 4.5 क्रॉस 9 ईयर्स, तो ये काफ़ी बिलियंस ईयर बनते हैं। तो इससे क्या करते हैं, यूरानियम डेटिंग करते हैं। वो एक रॉक को उठा लेते हैं, यूरानियम का सिंपल उठाते कितने है, और यूरानियम से चेन रिएक्शन में बनता है लेड का भी क्वांटिटी मालूम करता है। इनिशियली यूरानियम कितना प्रेजेंट है उससे मालूम कर, अभी कितना प्रेजेंट है, ये सब कैलकुलेट करके इक्वेशन में पुट करके तो हमें पता चलता है कि इसका ये उम्र है, ये ज़मीन के इतने साल गुजरे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी टूल है किसी चीज़ की उम्र को नापने के लिए। इन द सेम वे ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ। ट्रेसर इस्तेमाल होता है, ट्रेसर सोडियम, मसलन जिसमें सोडियम कहीं अगर ब्लॉकेज वगैरह हो ब्लड वगैरह में, रिडक्टिव सोडियम इस्तेमाल करते हैं, तो डिटेक्शन के लिए मशीन इस्तेमाल होता है डिटेक्शन के लिए। तो सोडियम अगर वो जहाँ जाता है तो उस पता चलता है साइंटिस्ट लोगों को या लेबोरेटरी वालों को कि ये इधर जा रहा है। जहाँ पे ब्लॉक हो तो उधर से आगे नहीं चल सकता, तो फिर पता चलता है कि ये बस इधर ही ब्लॉक है, तो उस जगह को फिर ऑपरेट करते हैं डॉक्टर लोग।
इन द सेम आयोडीन का पाथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आयोडीन कहा जाता है। प्लांट में फॉस्फोरस हम डालते हैं, फॉस्फोरस 16, तो फॉस्फोरस से हम वो फॉस्फोरस का जो है फॉस्फोरस वो हम डालते हैं, तो फॉस्फोरस का पाथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्लांट में। इन द सेम में बहुत सी यूजेस है इसके। एटॉमिक बम न्यूक्लियर पेशन जब न्यूक्लियस तकसीम होता है, यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसको आप न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड कर दो तो ये तकसीम हो जाता है, इससे और न्यूक्लियाई बनते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं। तो एटॉमिक बम हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ने जो बम गिराए थे नागासाकी और हिरोशिमा पे, उसमें यही एटॉमिक बम यूरेनियम इस्तेमाल किया गया था। फिशन रिएक्शन, इनसे में फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ मिलकर हीलियम बना देता है। तो फ्यूजन रिएक्शन ये सन में होता है, सूरज वगैरह में होता है, सूरज में होता है और स्टार्स वगैरह में होता है। ये रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन काफ़ी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, या हाइड्रोजन बम का नाम आपने सुना होगा, उसमें ये होता है। तो ये काफ़ी यूजेज है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो आज के लिए मेरे ख्याल में यही। तो अगर इसको मैं समराइज़ करना चाहूँ तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, लॉज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, चेंज अकर इन न्यूक्लियस, ये सब कुछ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। काफ़ी तफसील के साथ मैंने पढ़ा। तो लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगले लेक्चर में मिलेंगे मज़ीद वीडियो के साथ। हमारे अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ रिलेटेड टॉपिक के साथ। तो दोस्तों के साथ शेयर कर ले, दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, वस्सलाम।